This is a mock interview conducted by Forum IAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent professors, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. आइए प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए प्लीज। थैंक यू। आपका फर्स्ट नेम दीप है? जी सर। जी मैम। दीप, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। आपने तो राजस्व प्रशासन किया है, श्रम विभाग किया और पुलिस में आया। जी मैम। अच्छा, ये चिटनेस क्या होता है? जिला स्तरीय फंक्शनरी होता नहीं, है? पंचायत में होता है। पंचायत डिपार्टमेंट में। हाँ, जिला स्तरीय है? तालुका में मतलब तहसील में होता है। तहसील लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट में भी रखते हैं, लेकिन मेनली तहसील लेवल पे होते हैं। आप तहसील लेवल पे थे? मैं तहसील लेवल पे था। अच्छा, और लेबर में आप किस लेवल पे थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा है गुजरात में? कितना लैंड रेवेन्यू होता है कलेक्ट? आई डोंट नो एग्जैक्ट मैम कितना होता है। एक विचारधारा ये है कि लैंड रेवेन्यू को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लैंड रेवेन्यू की एक्चुअल लैंड रेवेन्यू से ज़्यादा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? लैंड रेवेन्यू का एक मकसद ओनली मतलब पैसा गैदर करना या नहीं है। उसका एक है कि उसका एक रिकॉर्ड बना रहे, किसके नाम पे लैंड है, और पूरा एक सरकारी रिकॉर्ड। उसके लिए कोई रेवेन्यू की जरूरत ही नहीं है। आप खसरा खतौनी तो बनता ही है आपका। आपको पूरा अमीन की क्या जरूरत है? पटवारी की जरूरत है। क्या कहलाता है पटवारी वहां पे गुजरात में? पटवारी या लेखपाल या क्या क्या कहलाता है, जो बेसिकली ग्राम के रिकॉर्ड रखता है? वो ग्राम पंचायत सचिव होता है, तलाटी बोलते हैं उसको, पंचायत तलाटी बोलते हैं। तो अमीन की क्या जरूरत है भाई? वो तो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी अलग हो जाती है ना, और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज हायर देन द रेवेन्यू। तो लैंड रिकॉर्ड्स रखिए आप, लैंड रेवेन्यू रखने की क्या जरूरत है? वैसे भी सारे टाइम माफी चलती रहती है रेवेन्यू की। कभी बाढ़ आ गई तो कभी ड्राउट हो गया, तभी कुछ हो गया। क्यों? मेरे ख्याल से मैम लैंड रेवेन्यू इतना नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए। तो इट इज अ नॉमिनल थिंग। इट इज नॉमिनल। अफोर्ड, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि सरकार जो कलेक्ट करती है मशीनरी पे ज्यादा खर्च करती है, अमीन पे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जितना कलेक्ट करती है तो कुछ भी नहीं होता है। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, यही मेरा विचार भी है। मैं एक्चुअली इट इज फॉर द रिकॉर्ड्स, इतना मुझे पता है कि रिकॉर्ड एक अच्छी तरीके से बना रहे। उत्तर प्रदेश में तो हमें पता है कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड फंक्शनरी और कलेक्शन फंक्शनरी तो अलग अलग होते हैं। ग्राम स्तर पे अलग अलग होते हैं। हर स्टेट, उत्तराखंड में भी यही है, हर स्टेट में यही होता है, मध्य प्रदेश में यही है। गुजरात में क्या एक ही है? वही वसूली भी करता है, वही लैंड रिकॉर्ड भी रखता है। खसरा खतौनी वही देगा और वही वसूली करेगा ना, अलग होंगे? एक्चुअली मैम उस डिपार्टमेंट में मैंने काम नहीं किया है, तो मुझे आइडिया नहीं। में है ना? नहीं, मैं पंचायत में था मैम। जो स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड हैं आप। हाँ, तो मतलब जो रेवेन्यू वाला काम है वो पंचायत में स्पेशलाइज्ड है। मैं महाराष्ट्र से पूछूंगी तो आप कहेंगे मैंने तो गुजरात में ही काम किया है। नहीं मैम, मतलब एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं था उसके लिए, इसलिए। ये बात हो रही है कि लेबर लॉज को सिंपल किया जाए इंडस्ट्री के लिए। आपके राय में कौन कौन से लेबर लॉ किस तरीके से सिंपल होने चाहिए? आप मुझे 3 उदाहरण दीजिए, सबसे प्राथमिकता में, सबसे महत्वपूर्ण। सबसे प्राथमिकता में मैम जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसमें काफी सारी एनोमलीज है, मतलब वो सब ठीक है। आप 3 दीजिए मुझे स्पेसिफिक, जो आप समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली आईडी एक्ट से ही होगा, तो आप बताइए कौन से। आईडी एक्ट में मैम पर्टिकुलरली स्ट्राइक्स और स्टैंडिंग ऑर्डर। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसमें जैसे अभी जो कोर्ट्स है उसमें 300 लेबर तक वो सीमा दी गई है। उससे नीचे आप स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं रखो तो चलेगा, उसमें रिट्रेचमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चेंज है कि इंडस्ट्री ग्रो कर पाए उससे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके अनुसार क्या होना चाहिए जो वास्तव में नहीं है इसमें? रिफॉर्म की बात आपसे पूछ रही हूँ मैं।
सबसे पहले मैम सोशल सिक्योरिटी जो नहीं है अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए, वो क्या पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफिकली बताइए। जैसे उनके लिए एक अलग से फंड हम जनरेट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स या गिग वर्कर्स या दूसरा अनऑर्गेनाइज पैसा कहाँ वर्कर। से आएगा इतना? पैसा कौन देगा? मैम कंट्रीब्यूशन दोनों से लेंगे, वर्कर से और जो उबेर है या और प्लेटफॉर्म है जो रोजगारी दे रहे हैं उससे, उनसे कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट अपना मतलब कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री पे देगी। एक और टैक्स आप लगाएंगे अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए? यस मैम। अच्छा, ये आपकी राय है। यस मैम। तो ईज ऑफ बिजनेस के खिलाफ नहीं जा रहा है ये? नहीं मैम, उसे ईज ऑफ बिजनेस पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जॉब दे रही, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, लेकिन वो लोग जॉब दे तो रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि सोशल कंट्रीब्यूशन। आप चीनी मिल है, चीनी मिल में आपके रेगुलर वर्कर्स होंगे आपके करीब, मेरे ख्याल से जो नॉन सीजनल हैं, सीजनल एक्टिविटी है, होंगे अगर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी की है 2000 होंगे, और 15,000 आपके सीजनल वर्कर्स होंगे। आप कैसे कर सकते हो? वायबल ही नहीं है ये। लेकिन 15,000 को जॉब इज तो देयर नॉट सम बेटर वे टू कॉम्पेंसेट दीज पीपल? भाई आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप उसको सरकार जैसे कर रही है, फूड सब्सिडी दे रही है, ये दे रही है, इंदिरा आवास वगैरह वगैरह, वो बेटर नहीं है सोशल सेफ्टी नेट देना? ना कि एम्प्लॉयर पे डालना, तो और प्रोडक्ट और महंगा बनेगा, अल्टीमेटली वो महंगे में खरीदेगा। अधिक से सरकार जितना खर्चा कर रही है सब्सिडी पे, तो वो सब्सिडी एक्चुअली में उन लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो भी एक दिक्कत की बात हो जाती है। अब तो डीबीटी है और टारगेटेड सब्सिडीज हैं, अब धीरे-धीरे मैन हैव बीन मूव्ड आउट ऑलरेडी। भैया आपका व्हाट इज जैम? बताइए, जैम ट्रिनिटी क्या है इस सरकार ने जो किया है, वो क्या है जैम? यस, इट इज डीबीटी, जैसे जनधन और आधार और मोबाइल को जोड़ना। तो मिडिलमैन, इससे सब मिडिलमैन निकल जाते हैं, डबल काउंटिंग निकल जाती है आधार से। यस मैम। लेकिन सोशल सिक्योरिटी से मैं समझता हूँ कि जब आपको हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाए या रिटायरमेंट के बाद क्या, उसके बारे में अभी तक इतनी मेजर चेंजेस नहीं हुए, उसमें हम ये फंड कलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस हाल में इस पार्लियामेंट सेशन में लूजली जो हम कहते हैं थ्री क्रिमिनल लॉज को चेंज किया गया है। 2 तो लॉज हैं और एक कोड है। आपके मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण कौन सा चेंज है? हर में एक एक बताइए हमें। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आईपीसी में हम देखें तो एक राजद्रोह और एडल्ट्री को हटाया गया है। ये एडल्ट्री और राजद्रोह दोनों को हटाया गया है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण चेंज है। और क्या किया उसकी जगह? नहीं मतलब वो जो क्राइम है, एडल्ट्री को क्राइम हम बोलते थे, तो वो एक एडल्ट्री की बात नहीं कर रहे, राजद्रोह की बात। राजद्रोह की जगह हम देशद्रोह लाए हैं मैम, कि एक्चुअली आप सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर देश के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ आंच आएगी तभी आप पे ये आर्टिकल लगेगा, ना कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तब। टेररिज्म की आख्या दी गई है? सॉरी, टेररिज्म की? यस मैम, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों की एक डेफिनेशन तय की ये गई। तो अच्छा। सीआरपीसी में मैम देखो कोर्ट ट्रायल का जो फेज है उसमें हर एक में लिमिटेशंस दी गई है कि कितने टाइम में आपको खत्म करना है, कॉग्निजेंस कितने टाइम में लेना है, चार्ज फ्रेम कितने टाइम में करना है, और आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद आपको जजमेंट कितना टाइम में देना है। तो ये बताइए, ये इरादा तो बहुत अच्छा है क्योंकि कोर्ट केसेस ड्रैग ऑन फॉर एवर, लेकिन अगर जो रियल प्रॉब्लम विटनेसेस नहीं आएंगे, इसमें कुछ है उसका सेफ्टी के लिए? सॉरी मतलब तब तो प्रोसिक्यूशन ड्रॉप ही हो जाएगा, क्योंकि उस डेट तक तो कोई पहुंचेगा ही नहीं, एविडेंस ही नहीं आएगी। तो उसमें कुछ सेफगार्ड दिया गया है? आप समझ लें मेरा बिंदु क्या है? मेरा बिंदु ये है, डेडलाइन तो आपने लगा दी, लेकिन क्यों वो डेडलाइन फॉलो नहीं होती, उसके मुख्य कारण के पीछे गए हैं, नहीं गए हैं? यस मैम, उसमें है कुछ प्रोविजन? क्योंकि विटनेस नहीं आते हैं प्राविधान है उसमें? एक्चुअली आई डोंट नो। कोई बात नहीं। एविडेंस एक्ट में क्या है? एविडेंस एक्ट में मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे, जो अभी तक एविडेंस में मान्य नहीं होते थे, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहे पेन ड्राइव में हो कि कहीं भी हो, वो मान्य कोर्ट के द्वारा रखे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, गिफ्ट सिटी क्या है? क्या हो रहा है? कुछ अभी हाल में कुछ हुआ है उसमें? जी मैम, गिफ्ट सिटी जैसे गुजरात का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जो कि हम मतलब इंडिया में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये डेवलप किया जा रहा है। जी। हाल ही में मतलब वहाँ पे जो वाइब्रेंस, रिलैक्स करिए, आराम से जवाब दीजिए, डोंट गेट नर्वस। नहीं, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। तो हाल ही में जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हुई, उसकी मीटिंग्स गिफ्ट में ऑर्गेनाइज की गई। गिफ्ट सिटी आप बताइए, उसमें है क्या? क्या लाभ मिलता है किसी को गिफ्ट सिटी में? आप 2 सेंटेंस में बताइए। सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, उसमें हम वहाँ से डील कर सकते हैं मैम। क्या डील कर सकते हैं?
जैसे इंटरनेशनल कंपनी से जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है या कहीं भी खरीदती कर है, सकते हैं क्या? वहाँ पे क्या खास चीज़ है? वहाँ पे एक सिंगल रेगुलेटर है मैम। उसके अलावा मैम जो फॉरेन बैंक्स है उनकी ब्रांचेस है। तो अभी जो हुआ था अभी वाइब्रेंट गुजरात में क्या निकला उसमें? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ वाइब्रेंट गुजरात? आउटकम ये है मैम कि गुजरात में अभी तक सर्विस सेक्टर है और उसके रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं हुई थी, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है और दूसरी जो सर्विसेज से रिलेटेड जहाँ पे उसके मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में हमारा बहुत बड़ा MOU साइन हुए हैं टाटा इंडस्ट्रीज और गुजरात के बीच। और दूसरा ग्रीन एनर्जी, तो जहाँ वहाँ पे अदानी ग्रुप और दूसरे ग्रुप्स ने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट साइन हुआ है? अराउंड 23 लाख करोड़। 23 लाख करोड़। हु इज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी? दैट आई डोंट नो मैम। लास्ट क्वेश्चन मेरा, मालदीव्स में इंडिया क्या फ़र्क कर सकता था? जो ये सिचुएशन आई है, हम क्या कर सकते थे और अब क्या कर सकते हैं? वो मैम जो है मालदीव की स्थिति है वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड हो गया है, क्योंकि उससे पहले की गवर्नमेंट थी जो इंडिया के फेवर में थी, लेकिन अब है वो चाइना फेवर में। मतलब हमें बैठे रहना चाहिए, जब गवर्नमेंट फेवर में आएगी तो हम डील करेंगे, खिलाफ आएगी चुप बैठे रहेंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, तो मतलब क्या करना चाहिए हमें? एक्चुअली मैम अगर मैं कहूँ तो वी शुड वेट फॉर कि इसीलिए क्योंकि अभी जो सरकार है वो मतलब हम इंतजार करेंगे जब अच्छी सरकार आए तब तक हम बैठे रहें, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अच्छी सरकार नहीं, हमें वेट करना है एक अपॉर्चुनिटी का कि किस जब opportunity का? कि जहाँ पे हम रिलेशन कहीं एक कोई फोरम या कोई ऐसी घटना हो वहाँ पे हम एक अपना गुडविल बता सके। तो ये क्योंकि हमें एग्रेसिव नहीं होना है। प्रेसिडेंट तो हमें विजिट करना चाह रहा था, हमने टाइम ही नहीं दिया उसको। नहीं, इलेक्शन के बाद ही वांटेड टू मीट अस, हमने तो मना कर दिया, टाइम ही नहीं दिया। देयर आर सम टाइम इश्यूज सर, लेकिन हमने मना किया कि नहीं वो एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया। आपसे पूछ थोड़ी रही हूँ, आपको बता रही हूँ, अखबार में है ये। अच्छा, मुझे कोई इंटरनल नॉलेज थोड़ी है, अखबार में है जो। जी जी मैम। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो पटेल साहब गुजरात पुलिस से हैं? जी सर। ठीक। एक फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जी जी। वो वैश्याओं के बैकग्राउंड पे फिल्म थी। जी सर। और 50s में ये आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांगली वो लेडी देती थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मौका मिला प्राइम मिनिस्टर से, कि उस वक्त वो कह रही थी कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टरी से कमाता है, प्रोफेसर प्रोफेसर से कमाता है, अपनी बॉडी से कमाते हैं, सो दे शुड बी लीगलाइज्ड। अब तो उस बात को 50 साल से ज़्यादा हो गया। तो डू यू थिंक बीइंग अ पुलिस पर्सन कि प्रोस्टिट्यूशन को अब हम लीगलाइज कर दें पूरी इंडिया में? गुजरात की बात नहीं कर रहा, पूरी इंडिया में। नहीं सर, आई डोंट थिंक कि उसको लीगलाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी समस्याएं जुड़ी है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक इश्यू जुड़ा हुआ है। हम लीगलाइज करेंगे तो फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा भी है। दूसरा है सर कि जैसे हमारा कल्चर है, हमारे इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इंस्टीट्यूशन और फैमिली स्ट्रक्चर, उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इससे। तो इन सब कारणों को देखते हुए सर रोका तो उसको जा ही नहीं सकता। मतलब कोई भी पुलिस ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने पूरा कंट्रोल कर लिया है। जब आप ढंग से रोक ही नहीं पा रहे हैं तो ढंग से कर देते हैं उसको। नहीं सर, यस, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन लीगलाइज करना ये कोई ऑप्शन नहीं है। हम दूसरे कर्ब कैसे किया जा सके और सही तरीके से, उस पर ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं सर। ये जो पूरा एक साइबर क्राइम का हम सीन देखते हैं, उसमें हमें दिखाई ये पड़ता है कि इसकी हब एक भारत में राज्य झारखंड, वहाँ जाके पकड़ में आता है। झारखंड कोई बहुत विकसित राज्य नहीं है, नहीं। तकनीक के राज्य से विकसित राज्य तो है कर्नाटक, बेंगलोर है। तो ये जितनी बदमाशियों पे हब है, ये बेंगलोर ना होकर झारखंड में क्यों है? एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसी घटनाएं होती। और जैसे टेक्नोलॉजिकल एक टैक्स से भी होना ज़रूरी नहीं है साइबर क्राइम करने के लिए। एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी सर ऐसी होती है कि आपको सिर्फ मोबाइल चलाना आना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए। और कई बार उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो मोडस ऑपरेंडी बता के लोगों को मतलब तैयार करते हैं लड़के को। तो वहाँ पे पूरा ऐसा जमतारा है, ऐसा गांव डेवलप्स हुए थे। और लोकल जो पुलिस है और लोकल प्रशासन है, उनकी भी मतलब उसका भी एक
रेजिस्टेंस रहता है कि वो बाहर की पुलिस को सपोर्ट कई बार नहीं देते, तो वहाँ ज़्यादा ग्रो कर जाता है। गुजरात राज्य में शेयरों में निवेश बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश या बिहार। क्या खास वजह है ऐसी गुजरात में जो उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं है? एक सर एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बना हुआ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आप ये कह रहे हैं यूपी बिहार वाले निकम्मे हैं, ये कुछ बिजनेस नहीं करते? नहीं, बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कल्चर ऐसा है कि कोई अगर पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में लगाने का वो सोचते हैं और कहीं जगह लगाने से। तो और जब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, जब धीरू भाई अंबानी ने ये शुरू किया शेयरों का जो तो उससे गुजरात में काफ़ी सारी अवेयरनेस भी उस टाइम पे आई, तो तब से वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है। स्ट्रॉन्ग मतलब उसका रिजर्व बैंक का अपना एक उस पर एक विचार है, उससे आपकी सहमति है या असहमति है? जैसे मतलब आरबीआई में ये है सर कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज ना किया जाए, ये एक उनका स्टैंड है। क्योंकि सर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होने से मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि वो ट्रेल पकड़ में नहीं आती कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो अगर सब उसमें ट्रेड करने लगेंगे तो एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगी, वहाँ पे ड्रग्स है या आर्म्स है, उन सब की डीलिंग्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वो सब देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए सर इकोनॉमी में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्रिप्टो करेंसी से। तो मैं सहमत हूँ उससे सर। एक बड़ा मसला और पैदा हो रहा है कि सेंसर बोर्ड है वो तो काम करता है फिल्मों के लिए, लेकिन जो हमारे पास आ गए हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें ये हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, यहाँ तो गाली गलौच और ओपन सेक्स सब होता है। तो डोंट यू थिंक एक बड़ी स्ट्रांग बॉडी यहाँ के लिए भी हो जो पूरा सेंसरशिप करे? ऑफ कोर्स सर, ये ऐसी बॉडी होनी चाहिए। और जैसे अभी सेल्फ रेगुलेशन का रूल्स आए, जैसे आईटी रूल्स जो आए थे, उसमें ऐसे जो इंटरमीडिएट सेल्फ रेगुलेशन होता कहाँ है? आप देखिए टीवी चैनल्स की अपनी बॉडी है सेल्फ रेगुलेशन की, फिर भी हमको दिखाया जाता है रात को 12 बजे किस पुलिया पे आता है भूत और भानगढ़ के लेके वहाँ भूत डांस करते हैं। तो अगर सेल्फ रेगुलेशन है तो ये सब तो बकवास नहीं आनी चाहिए ना। डू यू थिंक सेल्फ रेगुलेशन इज एनी रेगुलेशन? आई थिंक सर हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन के अलावा अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर सरकार उस पर कंट्रोल करने लगेगी न्यूज़ चैनल्स पे या फिर ऐसे कंटेंट्स पे, तो इट विल बी जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं इश्यू होगा या फिर इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास यही है कि जितना मोरल प्रेशर और सेल्फ रेगुलेशन हो, उससे जितना बन सकता है उतना हम कर सके। जैसे अभी जैसे नेटफ्लिक्स और उस सब में चाइल्ड लॉक की भी सिस्टम आई, तो ऐसे टेक्निकल सिस्टम्स डेवलप करने की कर सकते हैं जहाँ पे हम रेगुलेशन कर सके। डायरेक्ट रेगुलेशन अभी पॉसिबल नहीं होगा। हेलो दीप, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। आप ऑलरेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस है ना? जी। मुझे आप थोड़ा बताएंगे कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो उस ऐसे में क्या प्रावधान है? जैसे सीआरपीसी 41 में है मैम कि अगर कोई महिला को गिरफ्तार करना हो तो महिला अफसर या महिला पुलिस ऑफिसर ही लगेगी, उसके अलावा आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर वो बिना छुए आना चाहे अपनी मर्जी से तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको छू के आपको गिरफ्तारी करनी है तो फिर आपको महिला ऑफिसर चाहिए होगी, और गिरफ्तार करने के बाद भी आप नाइट में उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। कोई स्पेसिफिक टाइम है महिला की गिरफ्तारी का? 6 to 6 मुझे अभी तक पता है मैम कि रात शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकते। के बीच में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते अनलेस की कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हो, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि गुजरात में आनंद जो है, विशेषकर कुछ दिन पहले ये सरोगेसी को लेके बहुत चर्चा में रहा था, आपने सुना है इसके बारे में? जी मैम, वहाँ पे कई बार मतलब ऐसे एक्यूजेशन है कि वहाँ पे इलीगल सरोगेसी इंडस्ट्रीज चल रही है। हाँ, मतलब इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा। तो सरोगेसी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? भारत में फिलहाल इसकी क्या परिस्थितियां हैं सरोगेसी के संदर्भ में? जैसे सरोगेसी एक्ट हमने बनाया है, उसमें है कि अगर आपके कोई करीबी रिश्तेदार है तो, और कोई पैसे नहीं लेकिन एज अ मतलब
करीबी रिश्तेदार है तो आप उससे सरोगेसी करवा सकते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स पे नहीं। तो अगर इकोनॉमिक टर्म्स पे करवाना है तो वो इंडिया में अभी बैन है। हाँ, तो मतलब इसे क्यों मतलब बैन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सरोगेसी कई ऐसे दंपत्ति हैं जिनके जो कि माँ बाप नहीं बन सकते, माँ पिता बनने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में तो सरोगेसी एक अच्छा विकल्प है इनके सामने। तो ऐसे में क्या कंडीशन है, क्या बेहतर सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे सरोगेसी में जो मदर हैं, है ना, उनके लिए भी ये सेफ रहे? तो ऐसी क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? प्रॉब्लम्स ये है मैम कि हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, जो इकोनॉमिक प्रेशर के कारण कई लोग सरोगेसी करवा देते हैं सिर्फ पैसे के लिए, और उसके बाद थोड़ा हेल्थ का इश्यू हो जाता है। कई बार अगर बालक आता है तो लेने से मना कर देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से वो लोग तैयार हो जाते हैं कई बार। तो ये सुनिश्चित करना कि सरोगेसी इक्वल टर्म्स पे हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कि भारत में सरोगेसी में विशेषकर जो सरोगेट मदर है उनके साथ समस्याएं खड़ी होती उनके साथ समस्याएं खड़ी हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए मुझे अभी ये बताइए, अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री चर्चा में आ गए हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो ओपनली वो पहले गे प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो समलैंगिकता को लेकर के भारत में हमारा जो नज़रिया है वो ऐसा अभी तक क्यों कि हम इसे एक्सेप्ट पूर्ण रूप में नहीं कर पाए हैं, ऐसा क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न सर हमारा सोशल कल्चर है, क्योंकि वहाँ पे हमने मैरिज इंस्टीट्यूशन को एक देखिए, ये जो आप कह रहे हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन, लेकिन समलैंगिक हर दौर में रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, चाहे प्राचीन भारत, चाहे मध्यकाल, चाहे आधुनिक काल, आप कभी भी पढ़ेंगे समलैंगिक हर दौर में होते हैं। जी मैम। तो आप जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे कल्चर, ये अलग बात है कि हमने अपने कल्चर में इस चीज़ को छुपा रखा है, ये अभी भी हाइड है एक तरीके से। दूसरा एक मैम जो मेरे ध्यान में आया है वो है एक हमारा जो कर्म का सिद्धांत है। हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे, तो हम इस तरीके से उनको कई बार ट्रीट कर। आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि जो भी समलैंगिक व्यक्ति है उसे तो बहुत बाद में आभास होता है कि उसके अंदर, जैसे सपोज दैट कि कोई फीमेल है और उसे बाद में ये एहसास होगा कि उसके अंदर मेल वाली क्वालिटीज हैं, तो ये तो नेचुरल है ना। नेचुरल इसमें कर्मा को कैसे जोड़ सकते हैं हम? ऑफ कोर्स नहीं जोड़ सकते मैम, लेकिन ये हमारे सोसाइटी में एक बना हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में बना हुआ। आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। मेरे विचार में मैम जो LGBTQ कम्युनिटीज है उनको पूरा हक मिल, जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज की भी बात चल रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट का मैटर है। अच्छा, सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, क्या क्लॉज था कि उसमें इस बात को लेके कि स्पेशल मैरिज एक्ट के क्लॉजेस ऐड नहीं हो सके? उसमें कुछ मालूम है आपको इसके विषय में? सॉरी मैम, डिमांड यही उठ रहा था ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट को उसमें ऐड किया जाए, यही डिमांड हो रहा था। यस मैम। अच्छा, चलिए मुझे थोड़ा सा अब ये बता दीजिए कि आपका गुजराती लैंग्वेज और लिटरेचर है, तो मुझे कुछ बताएंगे कि गुजराती साहित्यकार, जो बड़े साहित्यकार हैं, उनके कुछ नाम बताएं और कुछ बताएं उनके बारे में। जैसे कन्हैयालाल मुंशी है, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा कर चुके हैं। दूसरे में उमाशंकर जोशी है, जो कि राज्यसभा के भी मेंबर रहे। तीसरे पन्नालाल पटेल है, जो ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता है, और अभी और जो प्रसिद्ध गुजराती व्यंग्यकार कोई हो लेखनी में? आलोचक राम नारायण पाठक मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि गुजराती लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा योगदान है आलोचक में। अच्छा, आपकी हॉबीज राइटिंग पोएम्स है, तो गुजराती में लिखना पसंद करते हैं? जी मैम, गुजराती में लिखना पसंद करते हैं। अच्छा, एक आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है, चूंकि आप गुजरात से हैं तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि धौलावीरा बहुत चर्चा में रहा था आज से 1-2 साल पहले, तो क्या है धौलावीरा की विशेषता जिसके कारण ये चर्चा में आया? धौलावीरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर रह चुका है, और उसको मतलब 2-3 साल पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। पर्टिकुलरली उसकी खासियत यह है कि 3 भागों में वो शहर बटा हुआ है, और उसमें बहुत बड़ा मैदान है, और साइन भी है कि स्टेडियम की साइन और लिखित स्वरूप में, जो कि अभी डिसिफर नहीं हुआ है। और बाकी है एक कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम उसकी बहुत बड़ी, इस वजह से ये जानेगा। ओके, हेलो दीप, आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं? जी सर।
आप मुझे बताएंगे अभी भारत में एमिशन नॉर्म्स सुने होंगे आपने, भारत एमिशन नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म यस। अभी कौन सी स्टेज चल रही है भारत में? अभी सर BS6 चल रहा है सर। सारे भारत में या कुछ मुख्य शहरों में? जहाँ तक मुझे पता है सर सारे भारत में चल रहा है। सारे भारत में, अच्छा ठीक है। पहले भारत 4 स्टेज थी, फिर एकदम से भारत 6 स्टेज आ गई थी। कुछ मालूम है आपको भारत 5 कहाँ चला गया? क्यों, क्या वजह थी कि सरकार एकदम से जंप कर गई BS4 टू BS6? बिकॉज हम पहले कोरोना या उसकी वजह से BS6 5 पे नहीं जा पाए थे। कोरोना की वजह से था क्या वो? कब ये डिसीजन लिया गया था, कुछ अंदाजा है आपको? अराउंड 2019 में डिसीजन लिया गया कि 21 से रोल आउट हो, ऐसा कुछ। तो कोरोना से पहले हो गया था ना वो तो? हाँ सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये नॉर्म्स होते क्या हैं? मतलब क्या चीज़ हम मेजर करते हैं इसके, जिस बेसिस पे हम कहते हैं अच्छा ये भारत 4 है, ये भारत 6 है, इसमें क्या मेजर करते हैं हम? उसमें पॉल्यूटेंट्स लेवल कितना है, कौन कौन से exhaust पोल्यूटेंट्स gases हैं में। वो? जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है वो मेजर, और PM 2.5 और PM 10। आप AQI की बात कर रहे हैं या एमिशन नॉर्म की बात कर रहे हैं? पार्टिकुलेट मैटर निकलता है एमिशन कार के एग्जॉस्ट से? एग्जैक्टली, सॉरी सर, आई डोंट नो। अच्छा चलिए, तो EVs के लिए भी ये स्टैंडर्ड होंगे एप्लीकेबल? नहीं, EVs के लिए नहीं होंगे सर, क्योंकि उसमें से कोई गैस निकलती ही नहीं। निकलती नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर एज एन इंजीनियर आप ये बताएंगे, हम बात करते थे डीजल व्हीकल्स की और पेट्रोल व्हीकल्स की, तो कहते थे मेंटेनेंस कॉस्ट डीजल का ज़्यादा होता है, क्या वजह रहती थी उसकी? उसकी कोरोजन उससे ज़्यादा होता है सर डीजल से। तो कोरोजिव उसकी कोरोजन कहाँ पर, कौन से इंजन भाग में। इंजन में, और जो एग्जॉस्ट निकलता है तो उसमें कोई वजह थी कोरोजन ज़्यादा होने की? कोई ऐसा पार्ट है? डिफरेंस क्या होता था मेन, जो सबसे बड़ा कहा जाता था पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में? सॉरी सर। अच्छा, EV का क्या रहेगा? EVs की जो है मेंटेनेंस कॉस्ट आपके हिसाब से पेट्रोल व्हीकल जो ये रहते थे IC इंजन जो हम बोलते हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या कम होगी? नहीं सर, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगी। क्या वजह है इसकी? क्योंकि उसमें मेजर जो पार्ट्स होते हैं वो मोटर होती है और जनरेटर अंदर, बस मोटर और जनरेटर ही एक पार्ट होता है जहाँ पे हमें सर्विस करनी है। बाकी सब पार्ट्स मतलब इतने मूविंग पार्ट्स कम है, फ्रिक्शन वगैरह कम है, ट्रिशन कम है। अच्छा ये बताइए, जैसे उसमें तो हमारे गियर बॉक्स रहता था मॉड्यूलेशन के लिए, स्पीड मॉडिफाई करने के लिए, तो EV में कैसे होगा? सेम गियर बॉक्स वगैरह एप्लीकेबल है वहाँ पे भी? यस, गियर बॉक्स लग सकता है सर। ऑटोमेटिक भी हो सकता है, गियर बॉक्स भी लग सकता है, दोनों हो सकते हैं। EV में चाहिए होता है गियर बॉक्स, चाहिए होता है? पक्का है? मतलब अगर हम चाहे तो लगा सकते हैं सर गियर बॉक्स, मैंडेटरी नहीं है मतलब, लेकिन ऐसा व्हीकल अगर गियर बॉक्स वाला हो तो। अच्छा ये बताइए, चलिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको क्या लगता है कौन सा पिकअप करेगा फ्यूचर में? हाइड्रोजन की भी बात हो रही है, शायद हमने भी 1-2 जगह पर हाइड्रोजन बेस्ड बस और ट्रक शायद लॉन्च हुआ था। जी सर। गुजरात में ही हुआ था? दैट आई डोंट नो सर। ओके, आप बता सकते हैं हाइड्रोजन बेस्ड और EV बेस्ड में कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा और कौन से की ज़्यादा संभावना है कि फ्यूचर में पिकअप करेगा? फ्यूचर में सर EV व्हीकल्स ज़्यादा पिकअप करेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन में अभी भी एक रिसर्च चालू है, तो हाइड्रोजन रोल आउट होने में अभी बहुत सारे साल लग सकते हैं। तब तक EV अभी शुरू हो चुका है, तो EV का मार्केट अभी भी ज़्यादा है और आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हाइड्रोजन वाले में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? उसका रिस्क मतलब उसकी स्टोरेज सबसे बड़ी रिस्क है सर। क्यों, स्टोरेज में क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल ज़्यादा है। फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल, ब्लास्ट करता है, डजंट बर्न, इट ब्लास्ट। ठीक है। अच्छा, आपने मैम से डिस्कशन हो रहा था लेबर लॉस पे, तो आपने 2-3 जगह पे इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड की बात करी थी। मुझे ये बताइए, हम समाचार पत्रों में जब पढ़ते हैं बहुत जगह ना इंटरचेंजेबल होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ये सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? मतलब मैं जो अगर मैं इनफॉर्मल बोल रहा हूँ, क्या उसको मैं अनऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकता हूँ?
नहीं, इनफॉर्मल यानी सर इनफॉर्मल हम जनरली उसको बोलते हैं कि जैसे अगर 10 या 10 से कम की इंडस्ट्री अगर है, 10 लेबर से कम, तो हम उनको इनफॉर्मल बोलते हैं, लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज नहीं बोल सकते। अच्छा ये बताइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनफॉर्मल वर्कर हो सकता है? यस सर, हो सकता है। जैसे जैसे सिक्योरिटीज वाले हो, उनको इनफॉर्मल बोलते थैंक यू दीप, मेरी तरफ से इतना हैं। ही। थैंक यू सर। सवाल देखिए क्या होंगे, या तो आपके डैफ रिलेटेड होंगे, आप जहाँ काम किए हैं, जहाँ आप रहते, आपकी स्टेट है, आपकी रुचि जो है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आपका जो एकेडमिक सब्जेक्ट है, और या फिर आपको करंट अफेयर्स पे मिलेगा। अगर गुजरात पे करंट कोई चीज़ हुई है आपको पक्का मिलेगा। गिफ्ट सिटी मैंने पूछा आपसे, अभी तो ख़त्म हुआ है ना, इस टाइप का, या कोई डेवलपमेंट हो जाए, कुछ गिर लाइन्स का कुछ हो जाए, वो पक्का मिलेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स का आपको एक मिल सकता है, राइट। ये प्रॉब्लम मिक्स होता है क्वेश्चंस का। देखिए नेट मैं आपको बताती हूँ, पर्सनैलिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सही है, नॉलेज बेस जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है मेहनत से। ये आपका बस ये है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।